It is only used against tuberculosis. ठीक है, used in tuberculosis भी लिख सकते हैं या in tuberculosis भी लिख सकते हैं। ये सिर्फ ट्यूबरकुलोसिस के लिए इस्तेमाल होता है, ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव पे कोई काम नहीं करता। नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। Mechanism of action. एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका अननोन है, उस पे 2020 में भी रिसर्च जारी है 1961 से लेके। ठीक है, एग्जैक्ट मैकेनिज्म अननोन है, लेकिन ये सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को भी इनहिबिट करता है, लेकिन उस पर भी रिसर्च जारी है कि किस मैकेनिज्म के थ्रू। तो ये जो है ना माइकोलिक एसिड को इनहिबिट नहीं कर रहा, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है, लेकिन सेल वॉल में जो माइकोलिक एसिड है ना उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। ये जो ग्लाइकेन्स थे ना, ग्लाइकेन्स अमीनो ग्लाइकेन्स और नेग और नेम, जिस तरह हमने ग्राम पॉजिटिव या नेगेटिव बैक्टीरिया में हमने देखा था, हाँ कुछ एंजाइम जैसे हैं ना जो उसके प्रोडक्शन में इस्तेमाल होते हैं, कुछ एंजाइम जैसे हैं, ये जो हम पेनिसिलिन पढ़ रहे थे ना वो तो नेग और नेम के क्रॉस लिंकिंग को इनहिबिट कर रहे थे। मेरी तरफ जरा देखें, हम जब पेनिसिलिन पढ़ रहे थे ना तो इनसिटाइल ग्लूकोजामीन और इनसिटाइल म्यूरोनिक एसिड, इनके दो चेन्स आपस में मिल रहे थे, तो ये चेन को ब्रेक कर रहा था, ये पेनिसिलिन और सिफालोस्पोरिन। ये चेन को ब्रेक नहीं कर रहा, ये क्या कर रहे हैं, ये इनसिटाइल ग्लूकोजामीन और इसके सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहे हैं। समझ आ रही है? एक सिंथेसिस की इनहिबिशन है और एक लिंकिंग की इनहिबिशन है। ये सिंथेसिस की इनहिबिशन कर रहा है, वो लिंक इनहिबिटर है ना, ये सिंथेसिस इनहिबिटर है। सही है, वो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है, लेकिन उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग था, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अब वो रिंग पे करता है, ये सिंथेसिस पे करता है। एग्जैक्ट मैकेनिज्म वाज अननोन, but it interfere with cell wall synthesis। ठीक है, and some metabolic processes। ठीक है, it interfere with cell wall synthesis and some metabolic processes inside the mycobacteria। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट्स में ऊपर लिख दूं, इधर में लिख दूं, ये ऊपर वाला बताता हूँ, नीचे वाला adverse effects are also dose related। एडवर्स इफेक्ट्स आर डोज रिलेटेड। ठीक है, मोस्टली ऑप्टिक न्यूराइटिस, ये ऑप्टिक नर्व
ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर सकता है या उसको डिस्टर्ब कर सकता है, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिक न्यूराइटिस। इसके सिम्टम्स क्या हैं? विजुअल एक्यूटी, विजुअल एक्यूटी, स्पाज्म ऑफ द आई, ठीक है, और विजन डिस्टर्बेंस। और पेरिफेरल न्यूराइटिस भी करता है, ठीक है। Peripheral neuritis, same like INH and rifampicin. Peripheral neuritis भी करता है, same like INH and rifampicin. Optic neuritis भी करता है, हाँ करता है। GIT disturbance, clinical indications, pulmonary tuberculosis, ठीक है। In combination with rifampicin, pyrazinamide, and ये दो ड्रग और थे, एक जो हमने भी पढ़ा नहीं, pyrazinamide, और in combination with pyrazinamide, rifampicin and INH. Dose 25 milligram per kg per day. For 8 to 12 weeks. To decrease optic neuritis, we can decrease the dose from 25 to 15 milligram per kg. 15 milligram per kg per day is safe dose in case of optic neuritis, ठीक है। अगर ऑप्टिक न्यूराइटिस है तो फिर 15 मिलीग्राम पर केजी पर डे जो है ये सेफ डोज है, ठीक है। ये कंट्राइंडिकेटेड बिलो 12 इयर्स है, कंट्राइंडिकेटेड बिलो 12 इयर्स, 12 साल से कम बच्चे को नहीं देना चाहिए, बिलो 12 इयर्स एज, 12 साल से कम बच्चों को नहीं देना चाहिए। ये कंट्राइंडिकेशन ओनली ट्यूबरकुलोसिस, ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव में काम नहीं करता।
Sir, mycobacterium tuberculosis of mycobacteria nephri. So इसमें कुछ खास डिफरेंट है? ये स्पीशीज है माइकोबैक्टीरिया के, वो भी एसिड फास्ट बेसिला ये भी है। नहीं, ड्रग्स सेम यूज उसके अलग, वो एंटी लिप्रोटिक ड्रग्स हैं। क्या खत्म हुआ है, लेकिन कुछ पता नहीं था, किसी ने टेस्ट नहीं किया, खत्म नहीं हुआ होगा, लेकिन किसी ने टेस्ट किया नहीं है। हाँ जी सर। ले कितने चाहिए? बहुत सारे हैं यार, ये लो 10 कभी करेगा दूसरा। ये जब आप लिख लें फिर मुझे बताएं, मैंने एक बात बताई। नहीं ये अभी लिख रहे हैं, मैंने एड्रेस खत्म हो गया, नया एड्रेस स्टार्ट कर। ड्रग इंटरेक्शन में लिखो पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। ये इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन उसकी एब्जॉर्प्शन को ये कम करता है, बाकी कोई मसला नहीं है। अगर दे भी दें तो खैर है, सही है। पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड एक ड्रग है, इसके साथ अगर ये ड्रग दें तो उसकी एब्जॉर्प्शन कम होती है, इसकी इस पे कुछ भी नहीं होता, उसकी कम होती है। हाँ, ये इसका खुद उसको कुछ नहीं होता, ठीक है, बस सिर्फ ये लिख लें। PAS उसे बोलते हैं, देखो PAS पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड इज डिक्रीज, ठीक है, ये उसका ड्रग इंटरेक्शन है बाय इथम्ब्यूटाल। ये लास्ट जो ड्रग है ना पायराजिनामाइड, लास्ट नहीं, फर्स्ट लाइन में जो लास्ट है, सेकंड लाइन इनकी ट्यूबरकुलर आपके कोर्स में नहीं। जब टीबी में इस तरह होता है ना, ये ट्यूबरकल बेसिलाई है, ठीक है, मेरी तरफ देखें, ये क्या है, एसिड फास्ट बेसिलाई का बैक्टीरिया है, ठीक है, ये ट्यूबरकल बेसिलाई है। जब ये बॉडी के अंदर चलता है ना, पहुंच जाता है, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है इसको कैप्चर करने के लिए। तो इसके इर्द गिर्द ये जहां पे पाया जाता है ना, इसके इर्द गिर्द मैक्रोफेजेस जमा हो जाते हैं। क्या जमा हो जाते हैं? ये पैथोलॉजी है, ठीक है, फार्माकोलॉजी नहीं है। तो जब इसके इर्द गिर्द माइक्रोफेजेस जमा हो जाते हैं ना, तो इसके इर्द गिर्द जो एनवायरनमेंट है ना, इसका पीएच होता है बेसिक। ये पैथोलॉजी भी है और फार्माकोलॉजी भी है और बायोकेमिस्ट्री भी है। इसका पीएच होता है बेसिक, और इसके अंदर का जो पीएच होता है वो होता है एसिडिक, सही है। ये पीएच होता है 5.5 के करीब,
पायराजिनामाइड को जब हम देते हैं ना तो बेसिक एनवायरनमेंट में ये नॉन एक्टिव फॉर्म में होता है। सही है, सही है। जब ये एसिडिक एनवायरनमेंट में पहुंचता है तो ये एक्टिवेट होता है या बैक्टीरिया के अंदर दाखिल होता है आसानी से एसिडिक पीएच में। अब ये होता है इनएक्टिव फॉर्म में, बैक्टीरिया के अंदर पायराजिनामाइडेज एंजाइम है। क्या? पायराजिनामाइडेज। वो इस पायराजिनामाइड को मेटाबोलाइज करके मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट करता है, वो मेटाबोलाइट्स एक्टिव होते हैं। सही है। दे इनहिबिट डिफरेंट अदर एंजाइम्स, सेल वॉल सिंथेसिस, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। तो ये मल्टी एक्शन है। ये ड्रग जो है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मल्टी एक्शन है, लेकिन इसको हम एक पैरा में डिफाइन नहीं कर सकते। इसको हम कह सकते हैं एग्जैक्ट मैकेनिज्म इज अननोन, लेकिन ये उसका मैंने आपको लॉजिक बताया। ठीक है, आपने यहां तक लिखना है कि ये पायराजिनामाइडेज से एक्टिवेट होके, एक मिनट सबर करें, ड्रग लिखते हैं। आपने क्या लिखना है कि ये पायराजिनामाइड जो है इसकी एक्टिविटी बेस पीएच के बजाय एसिडिक पीएच पे ज्यादा एक्टिवेट होता है, और पायराजिनामाइडेज एंजाइम जो माइकोबैक्टीरिया के अंदर है वो उसको मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट करता है, मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट करके एक्टिवेट करता है। तो वो जो मेटाबोलाइट्स हैं वो बैक्टीरिया को डीएक्टिवेट कर रहे हैं। सही है। ये कंप्यूटाल जो था वो बैक्टीरियोस्टेटिक था लेके, और ये जो पायराजिनामाइड है ना ये बैक्टीरिसाइडल है। ठीक है, ये कंप्यूटाल बैक्टीरियोस्टेटिक है और पायराजिनामाइड बैक्टीरिसाइडल है। पायराजिनामाइड बैक्टीरिसाइडल ड्रग यूज्ड अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, या इन ट्यूबरकुलोसिस। ये भी स्टेटिक है यार, स्टेटिक साइडल। ठीक है, बस साइडल लिख, स्टेटिक छोड़ दें, बस साइडल है, बस छोड़ दें स्टेटिक। इसमें एक लॉजिक ये है ना कि अगर पीएच 5.5 से ऊपर जाता है, मेरी तरफ जरा देखिए, अगर पीएच 5.5 से ऊपर जाता है स्लाइटली बेसिक हो तो ये स्टेटिक होता है। जितना ये एनवायरनमेंट एसिडिक होगा ना तो ये साइडल होगा। ये एनवायरनमेंट जहां पे ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया मौजूद है ना इसके इर्द गिर्द चेंज होता है, क्योंकि वहां मेटाबॉलिज्म हो रही होती है। ये एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। जहां पे ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया होगा ना वहां पे साइट ऑफ इंफेक्शन में एसिडिक पीएच होगा और इर्द गिर्द न्यूट्रल पीएच या बेसिक होगा। सही है, अंदर एसिडिक होगा। ठीक है, सही है। तो ये बैक्टीरिसाइडल होगा मोरस, यानी जिसमें हम 7 से नीचे आएंगे ना तो इसकी एक्टिविटी साइडल होगी, जितना 7 के करीब जाएंगे ना ये स्टेटिक होगी। सही है। हाँ नहीं, बेसिक में इनएक्टिव है, बेसिक में इनएक्टिव है, 7 से ऊपर इनएक्टिव है, 7 से नीचे स्लाइटली एसिडिक पे स्टेटिक है और मोर एसिडिक पे साइडल है। बैक्टीरिसाइडल ड्रग एट एसिडिक पीएच। ठीक है, और बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग एट लेस एसिडिक पीएच।
जब वो टॉक्सिन से निकलते हैं वो आपके सेल को डैमेज कर देते हैं। तो वो एनवायरनमेंट होता है ना उस इम्यूनिटी में लाइक क्रिएट हुआ था वो ऐसे अभी मैं फिजियोलॉजी में चला जाऊंगा और मसला ये है ना, स्पर्म जो होता है ना सर, सीमन, इसका पीएच बेसिक होता है, समझ आ रही है? ये तो यार लाइव लाइव ये बात मैं क्लास के बाद बताऊंगा। कोई क्वेश्चन नहीं आप ये क्लास के दौरान बता सकते वेजाइनल पीएच एसिडिक होता है, सही है? तो इस तरह ये भी ड्रग है बस, बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग एट लेस एसिडिक पीएच एंड बैक्टीरियोसाइडल ड्रग एट मोर एसिडिक पीएच, ठीक है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, नहीं बस रिकॉर्डिंग रहने दे क्योंकि हमने आगे जाना है। Pyrazinamide to active form by bacterial enzyme pyrazinamidase. ठीक है, which exerts its antibacterial effect. Pyrazinamide is activated to active form by bacterial enzyme pyrazinamidase, which exerts its antibacterial effect. Uses: it is used as a sterilizing agent against residual bacteria which are responsible for relapse of tuberculosis. हम जब एंटीबैक्टीरियल या एंटीमाइकोबैक्टीरियल ड्रग्स ले रहे होते हैं ना, तो उसकी एक्टिविटी तो कम हो जाती है बैक्टीरिया की। कुछ ऐसे भी ड्रग्स होते हैं माइकोबैक्टीरिया होते हैं जो किल नहीं होते, आराम से बैठ जाते हैं, ताकि जब फेवरेबल कंडीशन हो तो फिर रिप्लिकेशन वो स्टार्ट करें, से बैठ जाते हैं, एक्टिविटी छोड़ देते हैं ताकि मैक्रोफेजेस और इम्यून सिस्टम को पता न चले, ठीक है? फिर वो रिलैप्स करते हैं, दोबारा कुछ महीनों के बाद दोबारा टीबी शुरू हो जाती है। इसको हम कहते हैं स्टरलाइजिंग एजेंट अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस, ताकि जड़ से उखाड़ पाएंगे ट्यूबरकुलोसिस को, ताकि रिलैप्स ना हो। सही है, ताकि रिलैप्स ना हो, बस बॉडी मुकम्मल तौर पे वॉश आउट हो जाए। एडवर्स इफेक्ट्स: ये लिवर डैमेज करता है, ठीक है? इंक्रीज ALT, में इंक्रीज AST, ठीक है? AST भी इंक्रीज हो सकता है।
दोबारा होना उसे हम कहते हैं रिलैप्स। ये तो ये मिटा दो। रिलैप्स का मतलब है दोबारा हो जाना। स्पेसिफिक है, स्टीम और हार्ट स्पेसिफिक है। ये हार्ट में ज्यादा होता है, लिवर में भी है, हार्ट में ज्यादा स्पेसिफिक। ये एंजाइम है ना, aspartate aminotransferase. This drug decrease excretion of urates in urine. Resulting in increased uric acid resulting in gout. हमारे यूरिन में यूरेट्स होते हैं, ठीक है। वो यूरेट्स जो है ये किडनी का फंक्शन है कि वो यूरेट्स को यूरिन में एक्सक्रीट करता है, ठीक है, ठीक है। जब यूरेट्स की तो ब्लड में उसकी मिकदार बढ़ती है। तो यूरेट जो है ना, ये मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं, दे आर इंटरकन्वर्टेबल, यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है। तो यूरिक एसिड का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है जिससे गाउट होता है। गाउट एक डिजीज है, जॉइंट में यूरिक एसिड की मिकदार जब बढ़ जाती है ना तो उसे हम कहते हैं गाउट। ब्लड में जब यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ती है तो उसे हम कहते हैं हाइपर यूरिसीमिया, हाइपर यूरिसीमिया। ये इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं ना यूरिक एसिड के, दे आर माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल्स बट दे आर लाइक नीडल शेप। क्या होते हैं? नीडल शेप क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं। नीडल शेप क्रिस्टल्स ऑफ यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये नीड इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट होता है, उसे हम कहते हैं ये गाउट। सर ये यूरेट्स जो है सर ये नर्व में सर एक्सक्रीट होता है किडनी में। हाँ, किडनी में यूरिन के थ्रू, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होता है। हाँ, बनता भी बनता है और एक्सक्रीट होता है। डिक्रीज करता है जिससे गाउट होता है। तो वो गाउट के मुख्तलिफ रीजन है ना, गाउट आर्थराइटिस के मुख्तलिफ रीजन है। एक रीजन उसमें ये पैराजिनामाइड भी हो सकता है। अगर टीबी के मरीज को गाउट हो रहे कि वो पैराजिनामाइड ले रहे हैं, दूसरे ड्रग से भी हो सकता है। सही है सर ये क्रिस्टल्स, ठीक है, एंड इंक्रीज इट्स आउटपुट थ्रू यूरिन। इसके साथ होता है आर्थ्रल्जिया, जॉइंट पेन, आर्थ्रल्जिया और जीआईटी डिस्टर्बेंस, ठीक है। ये difficulty in controlling sugar, कंट्रोल करना जरा मुश्किल होगा। डिफिकल्टी इन कंट्रोलिंग ब्लड शुगर। अगर पैरासिटामोल ले रहे हैं तो ब्लड शुगर कंट्रोल आसानी से नहीं होगा। डोजेस या डोज
डोज इसका है 20 to 35 मिलीग्राम पर केजी पर डे, ठीक है, 20 to 35 मिलीग्राम पर केजी पर डे। The maximum dose is 3 ग्राम regardless of the age। 35 मिलीग्राम पर केजी पर डे दे सकते हैं, लेकिन इसका मैक्सिमम डोज हम 3 ग्राम तक दे सकते हैं बॉडी वेट को निकाल के, रिगार्डलेस ऑफ वेट। मैक्सिमम डोज क्या है? 3 ग्राम पर डे रिगार्डलेस ऑफ वेट। खत्म।